परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आज के सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय दुर्सिंह जी, यहाँ बैठे वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, महामना जी के संदर्भ में विकास, अभ्युदय, उन्नति, इन सब के बारे में हम दिशा क्या हो, तरीका क्या हो, ये सब सोचने के लिए बैठे हैं। तो इस संदर्भ में महामना जी का मानस क्या रहा, इस बारे में थोड़ा समय लगाना उपयोगी है कि अपने देश की सनातन चेतना की अभिव्यक्ति थे महामना मालवीय जी। उनका जीवन निर्हम भावना और अपरिग्रह इससे संचालित, नियंत्रित था। अभौतिक जीवन मूल्यों को प्रधानता देते थे। अब इतनी हम बातें माने तो उसके साथ वो सर्वभूत हिते रताः और स्वे स्वे कर्मण्य अभिरताः संसिद्धिम लभते नरः, तो श्रीमद् गीता को वो जीते थे। और इतना हम सब समझ लेते हैं तो फिर उनका जीवन दर्शन क्या, तो सर्वात्मैक्य उसका आधार। और सर्वात्मैक्य के बारे में एक तरह की बात कही गीता में, जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। लेकिन यह समदर्शी होने का भी आधार क्या, तो सर्वात्मैक्य, सभी में भगवान भगवत शक्ति का निवास है। और ये अगर समझते हैं तो फिर मालवीय जी समझते हैं सृष्टि का हर कुछ, अस्तित्व का हर हिस्सा पवित्र है, श्लाघ्य है, उसके अस्तित्व का अधिकार अनुल्लंघनीय है। इसलिए फिर बात अगर गंगा मैया की करेंगे मालवीय जी, तो वो इसलिए केवल नहीं कहेंगे कि वो नदी है, जल प्रवाह है, बल्कि वो उसमें दिव्यता का बोध करते हुए कहेंगे ये ब्रह्म द्रव है। फिर वो कहेंगे ये सुरसरी है। तो सृष्टि का हर एक हिस्सा एक दिव्यत्व से युक्त है। इसलिए उसकी स्थिति गति को अब प्रभावित रखते हुए, कम छेड़छाड़ करते हुए, नहीं छेड़छाड़ करते हुए, अपने योगक्षेम की, सबके योगक्षेम की व्यवस्था करना, और उस सबके योगक्षेम में फिर उनका दर्शन मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल केवल तक सीमित नहीं रहेगा, वो सर्वेशाम मनुष्याणाम तक भी सीमित नहीं रहेगा। फिर उसमें स्थावर जंगम सृष्टि का हर कुछ होगा, और तब उनके अभ्युदय की जो इच्छा होगी उसमें सभी का विचार होगा, जड़ चेतन सृष्टि का विचार होगा, और शांति मंत्र उसका आधार होगा। जो शांति अंतरिक्षम शांति, सभी शांत हो। तो इतनी व्यापकता को समेटे रहना तभी संभव है जब यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो कुछ भी बाहर है वो अपने अंदर है। इस आधार पर अपने अस्तित्व को, उसके अनुसार अपना मानस बनना, उसके अनुसार अपने बुद्धि विवेक का जागरण होना, उसके अनुसार विद्या की साधना होना, उसके अनुसार संस्कार होना। और जब यह होगा तो इस अभ्युदय में वो जिस सभ्यता की बात सोचेंगे उसका आधार होगा नैतिकता। और इस अभ्युदय के साथ अभौतिक जीवन मूल्यों की साधना करते हुए जब समाज अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो उसका परिपाक है संस्कृति, और उस संस्कृति का आधार रहेगा अध्यात्म। ये सब हम जब समझ लेते हैं तब उस अभ्युदय में रावण की लंका की समृद्धि श्लाघ्य नहीं होगी, क्योंकि वहां नारी का सम्मान नहीं होगा।
और अयोध्या श्लाघ्य होगी क्योंकि वहां राम राज्य, मतलब कोई न भूखा न कोई नंगा, और बाप के रहते बेटे की मौत नहीं होगी, तो वहां सबका सम्मान होगा और सभी अस्तित्व का सम्मान होगा और सभी की पवित्रता का बोध होगा और सब अपना अपना काम करते भी रहेंगे। तो शरीर के लिए आवश्यक सुविधा संग्रह और जीवन के लिए आवश्यक समाधान, ये संगम रहेगा। और जब हम सोचते हैं इस दिशा में तो स्वाभाविक है कि जैसा फिर दर्शन होगा तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि ही मनसा व्यापारः। और तब इस आधार पर देखेंगे तो जो विचार बनेगा, जो दिशा तय होगी, जो लक्ष्य तय होगा, अभ्युदय का स्वरूप जो तय होगा, उसमें जीवन लक्ष्य, जीवन आदर्श, जीवन मूल्य, इसकी प्रधानता और स्थिरता होगी। और इस आधार पर जब बढ़ेंगे तो विशिष्ट जीवन शैली होगी जो प्रकृति के साथ मेल खाती होगी, जो इस संपूर्ण सृष्टि को व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज, फिर देश, दुनिया और आगे ब्रह्मांड और आगे परमेष्टि, इन सब की अखंड मंडलाकार अस्तित्व की अवगाहना के साथ जीवन जीने की पद्धति बनेगी। अभ्युदय उसके लिए आवश्यक और पूरक भी रहेगा। वो ऐसा होगा मानो निश्रेयस है प्लेट और उस पर सर्व किया जा रहा है अभ्युदय। संस्कृति विहीन समृद्धि भारत को स्वीकार्य नहीं है, जो लंका की थी, उसे भारत जलाने योग्य ही मानता है। इस आधार पर जब चलेंगे तो उसमें से निकलता है जीवन शैली, उसमें से निकलेगी राजनीति और अर्थनीति। और तब भारत की विशेषता समझ में आएगी कि भारत केवल राजनीति से नहीं चलता, सत्ता से नहीं चलता, संस्कारों से नहीं चलता, समाज से चलता है, संतों से चलता है, संस्कारों से चलता है। और तब समझ में आता है कि भारतीय समाज, इसमें संस्कृति अगर अधिष्ठान है तो उसकी व्यवस्था है धर्म सत्ता और समाज सत्ता, और समृद्धि की रचना होनी है तो वो राजनीति, अर्थनीति अर्थात राजसत्ता और अर्थसत्ता। तो समाज चारों सत्ताओं से चलेगा और उसमें धर्म सत्ता के अंतर्गत समाज सत्ता, के अंतर्गत राजसत्ता, के अंतर्गत अर्थसत्ता। इसी को कहेंगे धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य, धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति। तो राइट्स पर आधारित समाज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित समाज नहीं, पारिवारिकता और पारस्परिकता के आधार पर रिश्तों में बुना हुआ समाज और अस्तित्व। तो स्वाभाविक है रिश्तों पर बुना हुआ होने से सब अपने हैं, तो दूसरे को नष्ट करके खुद जीने की इच्छा नहीं होगी। उसमें से स्वाभाविक है कि वो विकास की अवधारणा जो पिछले 500 वर्षों में विकृत हुई, कि 1492 कोलंबस, 1498 प्रोटेस्टेंटिज्म, उसमें से अवधारणा बनना कि सारी दुनिया बस मनुष्य के उपभोग के लिए है। मैन इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर, मैन इज कॉन्करर ऑफ नेचर। सारी सृष्टि मानो मनुष्य के ऐश के लिए बनाई गई है। तो फिर पशु मरते हैं तो मरे, पहाड़ ढहते हैं तो ढहें, नदियाँ सूखती हैं तो सूखें। मेरे लिए अगर उचित है, अन्यों के लिए क्यों सोचूं, अपने लिए ही क्यों न सोचूं। तो एकाधिकार और सर्वाधिकार की प्रेरणा से राजनीति चलेगी, शोषक, विषमता मूलक, प्रकृति विध्वंसक। अर्थनीति चलेगी, उसमें से लाभोन्माद और कामोन्माद स्वाभाविक परिणाम होगा। ये सब इन फलितों को ध्यान में रखकर मालवीय जी के महामना के मानस के अनुरूप हम जब सोचते हैं तो लगता है कि इसकी व्यवस्था में मानव केंद्रिक सर्व उत्पाटक विकास की बजाय प्रकृति केंद्रिक मानव का अक्षय विकास, और यही अभ्युदय का आधार बनता है। तो सभ्यता में भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन,
सब में फिर यद देशस्य यो जंतुः तद देशस्य तदौषधम, तो इसकी रचना का आधार फिर विकेंद्रित होगा। तो अर्थसत्ता और राजसत्ता दोनों विकेंद्रित होगी और पारस्परिकता और पारिवारिकता के आधार पर सहयोग होगा। और तब हम नहीं तो जियो और जीने दो ही नहीं, जीने दो तब जियो। मनुष्य जो जितना संस्कारी, जो जितना इवॉल्व्ड होगा, वो उतना ही खुद की कीमत पर भी दूसरे अगर जीते हैं तो जिए। इसे देवत्व की ओर का प्रयाण कहेंगे। ये मोटे तौर पर जो अभ्युदय की अवधारणा है, इसके अनुसार ही टेक्नोलॉजी होगी। जैसे महेश जी कह रहे थे, तो जब एसटीडी बूथ की बात आई थी, उस समय यूरोप और बाकी देशों में कई जगह कॉइन टेक्नोलॉजी चलती थी, कार्ड टेक्नोलॉजी चलने लगी। भारत में जब इस पर बात आई थी तो कई मित्रों ने बहुत इफेक्टिव लॉबिंग की थी। उस आधार पर एसटीडी बूथ की टेक्नोलॉजी स्वीकृत हुई थी, जिससे आगे की टेक्नोलॉजी थी कॉइन और कार्ड की टेक्नोलॉजी। लेकिन उसमें फिर मैन पावर डिस्प्लेस होता है और इसमें मैन पावर को रोजी रोटी मिली। महिला, अपाहिज आदि लोगों को बैठकर चलाने लायक आजीविका सी बन जाए एसटीडी बूथ की, तो टेक्नोलॉजी भारत के लिए तो जहां हर हाथ को काम ज़्यादा आवश्यक है, तो उच्चतम या निम्नतम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही आधार बनेगी। ये सब व्यवस्थाएं उस मानस में से बनती हैं। जो मानस संस्कृति पर अधिष्ठित होगा तो एक प्रकार आएगा, अपसंस्कृति पर अधिष्ठित होगा तो रावणी प्रकार का आएगा। ये मानस के आधार पर हम सोचते हैं। तब महामना मालवीय जी के अभ्युदय का लक्ष्य, स्वरूप, दिशा, पद्धति और प्राथमिकताएं, ये सब जब स्पष्ट होगा तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम भारत के बारे में सोचते हैं तो ऋषि, कृषि, ये दो बातें आवश्यक हैं। और भारत में जो अर्थनीति की व्यवस्था है वह कृषि गोपालन गो वाणिज्य के रूप में आती है। इसी को बलराम कृष्ण की जोड़ी के नाते से देखते हैं कि कृष्ण गोपालक हैं, बलराम हलधर हैं। इस आधार पर ही भारत बढ़ा है। तब इसमें से ही गांव, गांव के आधार पर बाजार, तो परिवार का एक्सटेंडेड स्वरूप होगा गांव। 10 गांवों के बीच एक बाजार, 10 बाजारों के बीच एक मंडी। और ये बाजार केवल वस्तुओं की खरीद फरोख्त का न रहकर ह्यूमन इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन, उसका वो स्थान बनेगा। तो एक समग्रता में सिंथेटिक, संश्लेषित होकर सामाजिक जीवन भारत में बुना गया है। उसका मूल आधार हम जब सोचते हैं तो मालवीय जी के मानस का जब अध्ययन कर पाते हैं तो उसमें से जो संरचनाएं निकलती हैं, उसके कुछ पहलुओं को मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। धन्यवाद।